हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में जो है ना, मैंने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। चार टाइप के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स थे: मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और कोवलेंट सॉलिड। फिर उसमें जो हम लोग कोवलेंट सॉलिड में डिस्कशन किए थे डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में। अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिस्कस करेंगे वह है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस दोनों एक ही चीज है और इसी में एक आता है यूनिट सेल। देखो यहाँ ये जो लैटिस वर्ड लगा हुआ है ना, इस लैटिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। इस लैटिस का मतलब हम लोग बोलेंगे अरेंजमेंट। तो यहां से डेफिनेशन यदि हम लोग निकालना चाहे तो किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, उसी अरेंजमेंट को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस या फिर स्पेस लैटिस। तो यहां भी वही बात है, स्पेस का का मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस, कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिस पार्टिकल से मिल करके वह क्रिस्टलाइन सॉलिड बना हुआ है, जनरली एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, उसी अरेंजमेंट को बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। यूनिट सेल क्या है, इसको जो हम लोग डिस्कशन करेंगे इसमें भी। इसके लिए जो है ना, मैं एक फिगर ड्रॉ करूंगा। थोड़ा डिफिकल्ट है, पूरा फिगर पहले से यदि बना करके मैं रख देता तो शायद बाद में आप लोग उसको नहीं बना पाते, इसलिए स्टेप वाइज मैं अभी बतलाऊंगा और वैसे ही आप लोग फॉलो करके जो है इस फिगर को बनाओगे, क्योंकि स्टार्टिंग है। ऐसा आप लोग से कम 10-15 फिगर्स और बनाने होंगे आगे इस चैप्टर में, इसलिए ध्यान से जो है आप लोग देखोगे उसको। तो सबसे पहले क्या करना है इसमें कि एक स्क्वायर बनाना है, एक स्क्वायर बनाना है इसमें। देखो ऐसा एक स्क्वायर बना दिए। फिर जो है इसमें एक और स्क्वायर हम लोग ड्रॉ करें इस तरह से। ऐसा और यहां देखोगे कि जो स्क्वायर जो ड्रॉ किए हैं इसमें से ई जो गैपिंग है ना, जितना गैपिंग यहाँ है उतना ही गैपिंग जो है यहाँ होना चाहिए। ये दोनों गैपिंग जो है सेम रहेगा। उसके बाद जो है इसको मिला दो, यहाँ से इसको मिला दोगे तो मिलाने के बाद देखो एक क्यूब बन जाएगा। इस तरह से क्यूब बन गया, मतलब ओवरऑल एक क्यूब बनाना है। क्यूब बनाते समय ध्यान केवल यही रखोगे। जनरली इसको जब लाइनिंग वाला कॉपी में हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए एक आइडिया है कि कैसे उसको ड्रॉ करेंगे। तो देखो कॉपी में जो ऐसे ऐसे लाइन खींचा हुआ रहता है ना, इस तरह का ऐसा ऐसे ऐसा, तो ये सब जो पार्टीशन बटा हुआ रहता है ना, तो कॉपी में बनाओगे तो ध्यान रखोगे कि ऐसा ऐसा 8 पार्टीशन लेना है, ऐसे इस तरह का। तो 8 पार्टीशन लेकर के बनाओगे तो एकदम परफेक्ट फिगर बनेगा। अब क्या किया ऊपर की, देखो ऊपर का जो है 2 पार्टीशन को छोड़ देना है जब ई वाला बनाओगे तब, और नीचे जो है 2 पार्टीशन को बढ़ा देना है। अब जितना विड्थ इस 2 पार्टीशन का है उतना ही विड्थ ई वाला भी होना चाहिए। मतलब बहुत लोग जो है ना इस फिगर को ऐसे भी बना देता है। तो यदि इस तरह से फिगर बनाओगे, मान लो ऐसे करके, तो फिगर परफेक्ट नहीं बनेगा। ऐसे देखो यहाँ का विड्थ देखो और ये वाला विड्थ देखो, अंतर है। तो ध्यान रखोगे कि विड्थ जो है एक जैसा हो, और जब वैसे कॉपी में बनाओगे तो मैंने बता दिया ऐसे 8 घर लेकर के इसको बनाओगे। सेकेंड वाला जब क्यूब ड्रॉ करोगे मतलब स्क्वायर, इसमें से ऊपर का 2 घर छोड़ करके नीचे जो है सो 2 बढ़ा देना है। मिला दोगे तो एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। उसके बाद फिर इसमें क्या करना है, सो देखो कि सबका जो है, अब एक मिड पॉइंट लोगे, जैसे एक मिड पॉइंट यहां ले हम लोग इस तरह का, और ऐसे ही इसको जो है चारों तरफ से मिला दो। वैसे इधर भी इसको मिला सकते हो, यहां भी मिला दो।
और फिर फाइनली इसको ऐसे भी मिला दो, ऐसा सबका जो है ना बीचों बीच लिया हुआ है ऐसा। उसके बाद देखो 3 लाइन हो गया, 1 2 3, ऐसे इधर से भी 1 2 3, इस तरफ भी 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3। अब क्या करोगे कि सब लाइन का जो है ना मिड पॉइंट कंसीडर करोगे। तो मिड पॉइंट में देखो यहाँ से यहाँ टोटल 9 लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कंफ्यूज नहीं करोगे, ये जो पार्टीशन है ना घर, ये जो है सो 8 ही है, लेकिन ये लाइन जो है वो 9 है। तो 9 में से जो पांचवा लाइन होगा 1 2 3 4 5, या फिर ऊपर से 1 2 3 4 5, तो इस पांचवा लाइन को हम बोलेंगे इसका मिड पॉइंट ऐसा। उसी प्रकार से फिर इसका भी मिड पॉइंट निकालोगे पांचवा लाइन गिन करके, और वैसे ही फिर इसका भी मिड पॉइंट निकालोगे पांचवा लाइन। सेम काम इधर करना है, तो इसका भी मिड पॉइंट होगा वैसे ही पांचवा लाइन गिन करके ऊपर से नीचे कहीं से भी काउंट कर सकते हो। उसके बाद जो है इसको मिला दो सामने सामने से, मिड पॉइंट होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो। ऐसे इसको भी मिला दो ऐसा। मिलाने के बाद फिर देखो यहां से भी इसको जो है पूरा मिला देना है ऐसे, और इसको यहां भी मिला दो इस तरह से। इतना करने के बाद अब फिर से वैसे ही करेंगे, ऊपर वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसका भी मिड पॉइंट लेंगे। तो देखो यहां से यहां तक का मिड पॉइंट सपोज यहां कंसीडर करें हम लोग, फिर इस लाइन का यहां से लेकर के यहां तक का मिड पॉइंट यहां मान लेते हैं, और इसका यहां से लेकर के यहां तक का मिड पॉइंट यहां मान लेते हैं। वैसे नीचे में भी करोगे तो डायरेक्ट इसको मिला दो या फिर मिड पॉइंट वाले कंसीडर कर लो। देखो ये ऐसे यहां मिलेगा, वैसे इसको मिला दो, ये जो है नीचे यहाँ मिलेगा, और एक ऐसे भी इसको मिला दो, ये यहाँ मिलेगा। फिर वैसे ही ई पूरा को यहाँ से मिला दो, और ई पूरा को जो है सो यहाँ से मिला दो, और ई बीच में भी जो है इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर देना है ऐसा। तो अब ये जो फिगर बना ना, इसी फिगर को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। एक 3 डायमेंशनल फिगर है, क्यूब बन रहा है, और यह जो है पूरा क्रिस्टल लैटिस नहीं है, बल्कि क्रिस्टल लैटिस का एक पार्ट है। इसमें देखोगे तो इधर भी बढ़ा हुआ रहेगा, ऊपर भी बढ़ा हुआ रहेगा ऐसे। मतलब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्रिस्टल में ऐसा ऐसा एलिमेंट इंटायर क्रिस्टल में होता है, और उसी का एक पार्ट जो है मैंने यहाँ कंसीडर किया है, जो कि एक 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी अरेंजमेंट को जो है हम लोग क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बोलते हैं। अब इसमें से देखोगे तो ये सब जो पोजीशन है ना, यहां पे रहता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इस पोजीशन पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो सकते हैं, देखो ऐसे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब जिससे मिल करके वह क्रिस्टलाइन सॉलिड बना है। एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या फिर कोई आयंस वगैरह भी हो सकते हैं इस तरह का। ऐसे यहां भी हो सकते हैं। तो ये जो पोजीशन है ना क्रिस्टल लैटिस में, जिस पोजीशन को कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं, उस पोजीशन को बोला जाता है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट्स ऐसा। तो इस पूरे 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम लोग बोले क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का पोजीशन होता है, उस पोजीशन को बोला जाता है लैटिस पॉइंट। तो ये सभी जो है लैटिस पॉइंट्स हो गए। ऐसा नहीं है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल केवल इस टाइप के कॉर्नर में भी हो सकते हैं, ये क्यूब के अंदर भी रहते हैं कहीं कहीं। कैसे, सारी बातों को आगे जो है कंसीडर करेंगे हम लोग। अब इसमें से देखो एक और काम हम करेंगे, ध्यान देना है। एक पोर्शन को जो है ना इसमें डार्क करेंगे ऐसा। जैसे फिगर को पार्ट बाय पार्ट में बना रहा हूं, वैसे ही आप लोग भी बनाओगे तो फिगर बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और ऐसा ऐसा पूरे चैप्टर में कम से कम 10 से 15 फिगर्स बनाने हैं, तो इस पर ध्यान रखोगे।
फिगर बनाने में जो है कोई मिस्टेक ना हो। देखो ये जो एक पार्टीशन को जो डार्क किए हैं हम, इसको गौर से देखोगे तो यह एक क्यूब बन रहा है ऐसा, और इस पूरे फिगर में देखोगे ना तो ऐसा ऐसा टोटल 8 क्यूब बन रहा है, टोटल 8 होगा। जैसे इसको मान ले 1, इसके जस्ट पीछे एक है 2, फिर देखो ये बगल में है 3, इसको मान लो 4। अब नीचे आ जाओ, इसके जस्ट नीचे एक है, इसको मान लो 5, इसको मान लो 6, वैसे ही बगल में ये हुआ 7 और ये हुआ 8, ऐसे करके। तो ऐसा ऐसा टोटल जो है 8 क्यूब बना इस पूरे में। तो ये पूरा जो अरेंजमेंट है क्रिस्टल लैटिस हुआ, पार्टिकल जहां है लैटिस पॉइंट हुआ, और इस पूरे क्रिस्टल लैटिस का ई जो है ना ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट हुआ, सबसे छोटा। इसको और छोटा आपको चाहेगा पार्टीशन में बांटना तो नहीं बटेगा। तो ई जो सबसे छोटा पार्ट है, जिसको यदि बार बार रिपीट किया जाए तो बार बार रिपीट करने के बाद फिर से यही पूरा क्रिस्टल लैटिस मिल जाएगा। तो किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वह स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको यदि बार बार रिपीट किया जाए तो फिर से वही क्रिस्टल लैटिस मिल जाए, तो उसी स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। तो 3 बातें अभी हम लोगों ने देखा, क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट और यूनिट सेल। तो हम लोग क्या बोलेंगे? The arrangement of constituent particles of a crystalline solid in the 3-dimensional space is called crystal lattice or space lattice, and the positions of constituent particles in the space lattice are called lattice points. And the smallest part of a crystal lattice, which when repeated over and over again produces a complete crystal lattice, is called a unit cell. अब देखो, अभी जो है यूनिट सेल के बारे में मैंने डिस्कस किया कि किसी भी क्रिस्टल लैटिस का जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जिसको बार बार रिपीट करने पर फिर से वही क्रिस्टल लैटिस मिल जाए, तो उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम लोग बोलते हैं यूनिट सेल। अब यूनिट सेल जो है ना कई तरह के होते हैं, तो एक यूनिट सेल को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, यूनिट सेल के पैरामीटर्स क्या होते हैं, उसको हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले एक यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं ऐसा, क्यूब टाइप का जो है एक यूनिट सेल हम लोग लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि सारे यूनिट सेल क्यूब टाइप के ही होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिट सेल क्यूब टाइप के ही होते हैं, अलग अलग भी होते हैं जो आगे इस चैप्टर में हम लोग कंसीडर करेंगे। देखो यह जो है एक यूनिट सेल हुआ। अब किसी भी यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करने के लिए जो है ना 2 बातें होती है। पहला उसका एज लेंथ, और दूसरा जो है उसका एंगल्स बिटवीन द एजेस, एज के बीच का एंगल। तो ये 2 बातों से जो है हम लोग यूनिट सेल को कैरेक्टराइज करते हैं। सबसे पहला बात कि अभी जो बताया कि यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस का एक पार्ट होता है जो कि 3 डायमेंशनल एलिमेंट है। तो इसमें 3 डायमेंशनली यदि इसको हम लोग शो करें ऐसा, तो देखो इसको जो है मान लो कि एक्स एक्सिस है, इधर इसको मान लो कि वाई एक्सिस है, और इधर इसको मान लो कि जेड एक्सिस है, इस तरह से। अब इसमें से क्या है कि इधर ये जो एज हुआ ना, देखो ई वाला, मान लो कि इस एज का लंबाई a है, वैसे यहां से लेकर के जो y तक आया है इसका लंबाई मान लो b है, और वैसे ही z एक्सिस की तरफ जो पोर्शन आया है इसका लंबाई मान लो c है। तो एज लेंथ हुआ a b c, किसी को भी माना जा सकता है, कोई एक हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं कि x एक्सिस की तरफ जो पोर्शन हुआ यहां से यहां तक एज का लंबाई a, फिर इधर जो गया b, और इसी तरह से ऊपर जो गया ये हुआ c। अब देखो इस एज मतलब a और b,
तो ए के सामने वाला जो एंगल है इस एंगल को हम लोग कंसीडर करें अल्फा, बी के सामने जो इधर एंगल है इसको कंसीडर करें बीटा, वैसे ही सी के सामने जो है इसको हम लोग कंसीडर करें गामा। इस प्रकार से यदि इसका नाम हम लोग लिख दें, कुछ पोजीशन वगैरह मेंशन कर देते हैं, सपोज मान लो कि यह ए है, इसको ओ लिखो, यहाँ जो ओरिजिन वाला पोजीशन है ऐसा, इसको बी कर दो, इस सी हुआ, यहाँ कर दो डी, इसको कर दो ई, इसको कर दो एफ और इसको कर दो जी, ऐसा। तो एज लेंथ की बात करें हम लोग, इसमें से देखो एज लेंथ जो लिखे हैं 3 एज, अब यहाँ इसका लेंथ को हम बताएं। सबसे पहला ओ से लेकर के ई तक, तो इस ओ ई का लंबाई हुआ ए, वैसे ही ओ से लेकर के सी तक इसका लंबाई जो है बी, और वैसे ही ओ से लेकर के ए तक इसका लंबाई है सी, ऐसा मान लिया। अब एंगल्स की बात करें तो देखो एंगल ए ओ सी, इस एंगल को हम लोग बोल रहे हैं अल्फा। यदि एंगल्स की बात करें तो एंगल ए ओ सी बराबर अल्फा, वैसे बीटा कौन सा है तो ए ओ ई, देखो ई वाला पोर्शन जो है एंगल ए ओ ई, दिस वन इज बीटा, और एक बचा गामा, तो गामा कौन सा है ई ओ सी, एंगल ई ओ सी ई हुआ गामा। अब ध्यान क्या रखना है कि ये जो तीनों एज है या फिर यहाँ जो एंगल्स है ना, ये सभी एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, मतलब एक y मानो इसको, e वाला मानो z, तो एक और जो होगा ना वह इस तरह से होगा, देखो ऐसा, इसको हम लोग ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, सब परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, इस तरह से। तो ऐसे जो एक्सिस होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं, एंगल भी यहाँ ऐसा ही बनेगा, इस तरह से करके। तो ये जो है इसका पैरामीटर्स हुआ कि किसी भी यूनिट सेल को जो है इन दो बातों के आधार पे हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं। दो बात में से कौन कौन सा बात हुआ, एक उसका एज लेंथ ए बी सी उसको हम लोग लिखते हैं, और दूसरा एज के बीच का एंगल जिसको अल्फा बीटा और गामा। किसी को भी एबीसी और अल्फा बीटा गामा माना जा सकता है, लेकिन वैसे फिर कंफ्यूज कर जाओगे, इसलिए इसी को याद रखो कि एक्स एक्सिस की तरफ वाला को ए, वाई की तरफ जो है बी, जेड एक्सिस की तरफ है उसको मानेंगे सी। ए के सामने वाला एंगल अल्फा, बी के सामने वाला एंगल बीटा और सी के सामने वाला एंगल गामा। अब देखो यहाँ जो क्यूब बना है, तो सबसे पहले इस क्यूब में जाओगे तो एक क्यूब के अंदर जो है ना क्या क्या बात हो सकता है, सबसे पहले कि 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर। कौन कौन होगा, तो यहाँ नाम लिखा हुआ है सबका, ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ, जी और ओ, ये सभी जो है 8 कॉर्नर्स हुए इस यूनिट सेल का। उसके बाद एज की बात करें हम लोग कि एज कितने होंगे, तो देखो ये सब जो डार्क किए ना, इसी पोर्शन को हम लोग एज बोलते हैं। तो ऐसा ऐसा कितना एज है, देखो ए बी, बी सी, सी डी, फिर आ जाओ डी ई एफ, उसके बाद एफ जी, उसके बाद फिर ए एफ बी जी, इसके बाद जी डी, उसके बाद यहां से ओ ई, टोटल 12 एज ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दो एज इसमें और बच रहा है ओ ए, हम लोग लिख लिए, उसके बाद ओ और सी, ओ और सी, ऐसे टोटल 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कॉर्नर्स हुए 8, एज हुए टोटल 12। उसके बाद बचते हैं फेस, कि कितने फेस होते हैं। तो देखो इस पोर्शन को हम लोग फेस बोलते हैं, ऐसा इसको। तो ऐसा ऐसा टोटल जो है ना 6 फेस होता है। कौन कौन सा, देखो नाम लिख देते हैं 6 फेसेस में। सबसे पहला ए बी जी एफ, उसके बाद फिर देखो इधर से ही ए ओ ई एफ, उसके बाद यहां से ले लो ई ओ सी डी, उसके बाद अब इस तरफ देखो यहां से बी सी डी जी,
बी सी डी जी। तो ये चार तो किनारे वाले हुए, एक इधर, एक ये ऊपर वाला फेस हुआ, एक ये नीचे वाला फेस हुआ। अब एक ई वाला जो पोर्शन है, देखो ई वाला फेस, ई जो है सामने का फेस है, कौन सा? ऐसे लिख सकते हैं डी ई एफ जी, डी ई एफ जी। और एक पीछे वाला फेस, बैक फेस, देखो ऐसे, ये कौन सा हुआ? ए बी सी ओ, ए बी सी ओ। तो इस तरह से एक यूनिट सेल में मतलब यदि क्यूबिक यूनिट सेल हो, क्यूब के जैसा, तो उसमें टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे, 12 एज होंगे, 6 फेसेस होंगे और पूरा एक बॉडी तो है। इन फेसों को अलग अलग हम लोग कैरेक्टराइज करते हैं। एक बार फिर से रफ फिगर में ड्रॉ करता हूं इसका। ऐसे देखो, इस तरह से जो है यह एक यूनिट सेल हुआ। देखो ऐसा। अब इसको कैसे कंसीडर करेंगे? तो ई वाला जो फेस है वो राइट साइड वाला फेस होगा, राइट फेस। ई वाला जो पोर्शन है लेफ्ट साइड वाला फेस हुआ। ई जो है नीचे वाला बॉटम फेस। उसी प्रकार से ई जो पोर्शन हुआ दिस इज टॉप फेस। उसके बाद ई जो है बीचों बीच फ्रंट फेस, यदि इसको हम लोग इधर से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो, और ई वाला जो पोर्शन हुआ ई पीछे का है बैक फेस। देखो 3D फिगर है तो बहुत सारी चीजों को जो है इमेजिन करना होगा, अच्छे से देखना होगा, क्योंकि इस चैप्टर का एक पार्ट पूरा ऐसा ही फिगर ही है, जिसमें जब तक अच्छे से देखोगे नहीं, कंसीडर नहीं करोगे, तब तक पता नहीं चल पाएगा कि क्या हम बोल रहे हैं या फिर नहीं बोल रहे हैं। तो इन बातों को आप ध्यान में रखोगे, क्योंकि आगे जो हम कुछ करने वाले हैं इसी के आधार पे। ये जो यूनिट सेल का पैरामीटर्स था ए बी सी अल्फा बीटा गामा, फिर क्यूबिक यूनिट सेल में जो 8 कॉर्नर्स हुए, 12 एज हुए, 6 फेस हुए, और लास्ट में जो फेस है किस किस टाइप का फेस है, बैक फेस कौन सा है, फ्रंट फेस कौन सा है, राइट वाला कौन है, लेफ्ट वाला कौन है, बॉटम कौन है, टॉप फेस कौन है सब। तो इन सारी बातों को ध्यान से आप लोग देखोगे, फिगर को वैसे ही बनाओगे जैसे मैंने बताया है स्टेप वाइज करके, तब आगे की बातें जो है आसानी से आप लोगों को समझ में आएगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है यूनिट सेल का क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।